बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जिस तरह से मुज़ाकरात को सबूताज़ करने की कोशिश की जा रही है। जब ये दूसरा दौर हुआ कल रात को और जब ये इख्तिताम पज़ीर हुआ तो थोड़ी सी कोई उम्मीद लग गई थी कि कुछ ना कुछ करीब हम लोग पहुंच गए। जैसा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुछ अच्छी खबर है लेकिन मुतमईन खबर है। मुतमईन खबर ये है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि वो इलेक्शन जो है वो असम्बलियाँ तोड़ें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि एक गर्दिश कर रही है आवाज़ें बड़ी कि जी इलेक्शन की डेट रखने के लिए जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान ने इसके ऊपर कहा इलेक्शन के लिए नहीं, असम्बलियाँ तोड़ने की डेट मुझे दे दें आप, मैं मान जाऊँगा। अच्छा, वो हुकूमत जो चाह रही है वो ये चाह रही है कि उनको बजट से बाद तक का मौका दे दिया जाए। बजट पेश करने के बाद वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अच्छा, बजट का एक वो मौका एक मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं, वो उनका कहना ये है कि बजट में कोई ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे कोई आवाम को थोड़ी सी राहत मिले और उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे। जबकि पिछले बजट में यही आपको 2018 वाले में मैं बता दूं, ऐसा बजट पेश किया गया कि आने वाली हुकूमत, इनको पता है बहुत अच्छी तरह से कि पीटीआई हुकूमत में आने वाली है, ये ऐसी मंच बिछा के जाएंगे कि इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन खैर उस पर भी थोड़ी सी बात ये हुई कि भाई आप बजट को थोड़ा पहले पेश कर दें बजट को, क्योंकि अब जो 14 मई की अगर डेट आगे जाती है तो उसके बाद टोटल 12 अगस्त को तो ये असम्बलियाँ वैसे ही डिज़ोल्व करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि 12 अगस्त की रात तक की इन असम्बलियों की जो मुद्दत है वो है। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली डिरेल होती हैं, मतलब तहलील हो जानी चाहिए। उससे पहले अगर ये इमरजेंसी या इस तरह की कोई हरकत ना हुई तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने दूसरा एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से मौक़िफ़ ये आया कि अगर 14 मई से पहले आप असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो ठीक है, वरना 14 मई के बाद तो जो है वो 14 मई को हम इलेक्शन में जाएंगे। क्योंकि जो बजट वाली कहानी है ना, वो इमरान खान साहब को उसमें बदनीयती नज़र आ रही है और बदनीयती क्लियर है इसकी, क्योंकि ये एक तरह से किसी तरीके से ये जो डेट है ना इसको गुजारना चाह रहे हैं। ये डेट गुजरती है तो फिर आगे तो फिर लंबाई चलना लग जाएगा। मतलब एक और ट्रक की बत्ती, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पीछे लगाई हुई है इन्होंने। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और इनसे बड़ा एक तरह से बोल दिया इनको कि भाई अगर आपको इतना ही शौक़ है ना नवाज़ शरीफ को बुलाने का तो आप नवाज़ शरीफ को बुलाएं और मेरा और नवाज़ शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें। कोई भी इलेक्शन से पहले बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे गारंटीड, मैं जानता हूँ इन लोगों को, जिस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं। इनको जब हुकूमत नज़र आ रही होती है तो ये भागे हुए आते हैं, हुकूमत नज़र नहीं आ रही होती तो ये फिर बाहर रहना ही प्रेफर करते हैं। अब 1 साल से ज़्यादा का मुद्दत होगी इनके भाई के इलेक्शन हुकूमत को, अभी तक ये पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। डॉक्टर इनको वैसे तो हिदायत करते हैं कि जी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्रे के लिए इनको भेज देते हैं। अच्छा, उम्रे के लिए भी उम्रे से वापस भी चले आते हैं तो भी पाकिस्तान तो उसके करीब है, पाकिस्तान आ जाते। लेकिन इमरान खान साहब ने इनको बहुत बड़ा एक कह लें कि ऑफ़र दे दिए कि आ जाएं, शौक़ पूरा कर लें अपना और बैठ जाते हैं। ईसीएल में दोनों का नाम डाल दें ताकि इलेक्शन से पहले कोई भी बाहर ना जा सके। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इमरान खान ने 14 मई की जो डेट दी है, 14 मई से पहले की, उससे पहले असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उनको मानते हैं, अगर नहीं तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाएंगे। तीसरा, उन्होंने अपने जो मुज़ाकराती टीम है उनको क्लियरली ये मैसेज दे दिया कि अगर आप को ज़रा भी इनकी नीयत पे शक हो या नीयत इनकी नज़र ना आए, आप मुज़ाकरात से उठ के चले आएँ। अच्छा, इन मुज़ाकरात को दूसरी तरफ एक इस तरह से तसब्बुताज़ करने की कोशिश की जा रही है कि रात को जो परवेज़ इलाही साहब के घर पे जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से छापा मारा है, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात का जो घर है वो एक ही अहाते में, उनके दरमियान कोई जो है वो वॉल वगैरह नहीं है। तो जिस तरह से उनके घर पे छापा मारा गया है और जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जिस तरह से एक कह लें कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई है और जो वहाँ पे घर की ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, तो वो एक तरह से उनको ये लगा कि इमरान खान साहब इसको देखते हुए इलेक्शन से वो मुज़ाकरात से फ़रार अख्तियार करेंगे। लेकिन मशवरा इमरान खान साहब को यही है कि इमरान खान साहब इनको झूठ
घर तक पहुंचाएं इनको। जो तीसरी आखिरी एक रह गई है मुज़ाकरात की, क्योंकि अब जो है वो क्लियरली बता दिया गया कि ये जो इसहाक डार की तरफ से कि तीसरी बैठक जो मंगल को होनी है ये फाइनली है, इसमें डिसाइड कर लेना है हमने कि जी कब असम्बलियाँ तहलील करनी है, ये कब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की तरफ से क्लियर 2 मैसेज आ चुके हैं। 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो हम मानते हैं, 14 मई के बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो फिर हम 14 मई का इलेक्शन मांगते हैं। अच्छा, उसके आगे चलते हैं। अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आ गया है कि अमेरिका के एक सेनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से डील करना बनिस्बत शहबाज शरीफ के ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब से जब भी बात करते हैं तो इमरान खान साहब खुले में बात करते हैं। इमरान खान साहब कुछ छुपी हुई बात नहीं करते। जो बात आवाम की पसंद की होती है या आवाम को उसमें फ़ायदा होता है उसके लिए इमरान खान साहब मानते हैं, अगर नहीं तो वो फिर आवाम के सामने चले आते हैं कि जी मुझे ये बात कही गई है। जैसे आपने देखा होगा कि मैसेज यही आया था कि अब यूक्रेन की जो वार है उसमें रूस की मजम्मत की जाए। तो इमरान खान साहब तो फ़ौरन फट पड़े, उन्होंने तो बोला फिर इंडिया को बोलें आप पहले कि वो रशिया की मजम्मत करे, वो भी तो आपका कॉड का मेंबर है, तो उसको पहले बोलें। उनको तो बोलते नहीं है, मुझे बोलते हैं, मैं कैसे कर लूँ। तो उसमें इमरान खान साहब का क्लियर रिस्टांस था और इसी यही वजह है कि इमरान खान साहब बुरा भी लगता है। इमरान खान साहब क्यों कि वो कहता है कि मुझे 220 मिलियन आबादी की जो मेरी आबादी है, मेरे लोग हैं, मुझे उनके मफाद का देखना है। उनके मफाद में कोई चीज़ बेहतर है तो मैं हाँ करूँगा, उनके मफाद में नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ना ही वो अड्डे देंगे, ना ही उनके साथ किसी ऐसी डील में बात करेंगे जिसमें कि उनको उनकी आवाम का फ़ायदा ही ना हो, उनकी आवाम का नुकसान हो। ड्रोन्स पे भी उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुरे भी लगते हैं और उनसे बात करना मुश्किल भी होती है। क्यों कि जो आवाम की हमायत मांगता है, जो आवाम के उसके लिए करेगा, तो वो ज़ाहिर है वो दूसरे को तो बुरा लगेगा। तो अब रिजीम चेंज की भी आपके सामने क्लियरली बात आ गई है कि रिजीम चेंज क्यों करना ज़रूरी पड़ गया था, क्योंकि इमरान खान साहब किसी की बात मानता नहीं है। इमरान खान साहब तो बोलता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मेरे लोगों का क्या फ़ायदा, मेरे मुल्क का क्या फ़ायदा। तो ये बातें अब शहबाज शरीफ साहब आसान हैं इनके लिए, उनसे बात करना बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं जी। खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ा इतराफ़ किया है। खाकान अब्बासी के इतराफ़ से पहले एक छोटी सी एक और बताता चलूँ मैं आपको। तलाल चौधरी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर बैठकर, और जो उनकी ज़बान थी मैंने नहीं सुनी, मैं नहीं सुन सकता। आप ऐसी ज़बान इसी की आप मुस्लिम स्टेट कहते हैं, घर कहते हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। आप अगर किसी ने सुनी हो तो वो बता सकता है मज़ीद डिटेल के अंदर कि क्या ऐसी ज़बान पीटीवी को दिखाना जायज़ था। पीटीवी के ऊपर पैमरा ने कोई भेजा, पीटीवी के ऊपर किसी ने बात की, ऐसी ज़बान तो दिखानी नहीं चाहिए थी। और ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जो ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ज़बान सुन के हिल जाएंगे एक दफ़ा। अच्छा, खाकान अब्बासी के ऊपर आते हैं। खाकान अब्बासी साहब ने जो आटा स्कीम है उसमें इतराफ़ किया। इतराफ़ क्या किया, उसमें ना इल्ज़ाम लगाया ना इतराफ़ किया। उन्होंने बोला कि जी एक 20 अरब रुपए की चोरी हुई है आटा स्कीम में। आटा स्कीम का शौक़ पूरा करते करते शहबाज शरीफ ने 30 बंदों को जो है कब्र में उतारा है। शहबाज शरीफ साहब ने की इस आटा स्कीम में 30 लोगों की जो जान है वो एक तरह से कह लें कि आप मौत के मुंह में गए। ये दूसरा बयान है जो कि 30 लोगों के अलावा 20 अरब रुपए की चोरी भी हुई है। चोरी कैसे हुई? एक तरह से कह लें मिसमैनेजमेंट। इमरान खान साहब के दौर देख लें, इमरान खान साहब के दौर में एहसास प्रोग्राम हुआ, भूखा कोई ना सोए वो प्रोग्राम हुआ, लंगर खाने चले। इसके ऊपर जो 8171 की जो वो 14,000 वाली स्कीम थी वो चली, लोगों को रिलीफ दिया गया। खैमा का जो सिस्टम था, एक तरह रात को जो सोने का सिस्टम था वो चला। एक करप्शन का नज़र आया कहीं पे, एक कहीं बात की गई। उनके अलावा उसको गुजरे हुए ये 11 महीने, तकरीबन 13 महीने होने को आए इनकी हुकूमत के। कोई एक उसमें से निकाल के दिखा दें, कोई एक चीज़ निकाल के दिखा दें जिसमें ऐसी बेड गवर्नेंस हो। 20 अरब रुपए एक इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं 21 अरब रुपए के, वो तो इनसे हो नहीं पा रहे। 20 अरब रुपए की उसमें से चोरी हो गई। आटा 75 अरब रुपए का इन्होंने बांटा है।
उसमें से 20 अरब रुपए जी चोरी हो गए। 20 अरब रुपए के उसको अब जस्टिफाई कौन करेगा? यही वो चीज़ें जो अपने शौक पूरे किए जाते हैं जी, आटा बांट रहे हैं। इसी तरह उनकी पुरानी अगर देख लें तो वो तंदूर वाला एक स्कीम थी, तंदूर स्कीम थी, लैपटॉप स्कीम थी, उसके अलावा उनकी रोटी स्कीम थी। वो सब उनमें भी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, उनमें कोई अलग नहीं है। लेकिन एक और ऑडियो भी लीक हुई है इसी दौरान। ऑडियो में नजब साकिब निसार साहब के बेटे हैं और उनके साथ हैं अबू ज़र साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं। उनको ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये आया है कि इसको तोड़ मोड़ के इसकी जो टोटे हैं वो जोड़ के पेश की जा रही है, जहाँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बात हो रही है, जो कि शायद वो कॉल उनके कि वो उन्होंने अपनी जो है एक कोई उनकी कारोबारी थी उसमें वो बांटे, लेने देन की बात थी उसमें वो बात किए, जबकि जो हुकूमती अरकान हैं वो कुछ और कह रहे हैं कि जी टिकटों के हवाले से बात की है। अब ये तो मान लिया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो इतनी कॉस्टली है, इतना महंगा ज़रूर है कि उसको 1 करोड़ 20 लाख की उनकी वैल्यू लग रही है। खैर ये बात नहीं है, ये मैं इस तरह कह रहा हूँ कि जैसे एक मान तो लिया ना कि आपने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की वैल्यू है, जबकि खुद इन्होंने अपने टिकट भी जमा नहीं कराए। जो तारड़ साहब हैं उनको झूले का निशान अलॉट हो गया है। खैर जी, राजा सुल्तान जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हो गया, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत कुछ है, मैं इंशाल्लाह बात करूंगा आपसे, तो वेट करते हैं नेक्स्ट व्लॉग का। आप अपने दोस्तों का अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।